पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। भारत फोर्ज, इस स्टॉक पर आज एक बड़ा डाउनग्रेड आया। वैसे तो काफी फॉरेन ब्रोकरेजेस यहां डाउनग्रेड कर चुके थे इस कंपनी पर, लेकिन सीएलएसए जैसी दिग्गज एफआई ने आज यहां पर एक रिपोर्ट दी। पहले इनकी खरीदारी की राय थी और सीधे खरीदारी से बिकवाली की राय कर दी और लक्ष्य जो घटाया वो देखिए 1465 से घटाकर सीधा 745 आधा कर दिया है। मतलब बड़ा डाउनग्रेड है। वो अलग बात है कि स्टॉक ऑलरेडी 935 पर, लेकिन फिर भी यहां से लगभग 200 रुपए नीचे का लक्ष्य, और जाहिर सी बात है कि सीएलएसए के बोलने के बाद स्टॉक का गिरना तो तय है। अब ये बताएं सिद्धार्थ की वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या मौका बनता है शॉर्ट करने का? कितना नीचे खुले तब भी शॉर्ट करना चाहिए? कॉन्कर करूंगा जो ओपिनियन आया है ब्रोकर का, बिकॉज इसमें हमने देखा है कि 950 930 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशन बनी थी, 900 के आसपास भी शॉर्ट पोजीशन बनी थी। उसके बाद एक बाउंस बैक आया और उस बाउंस बैक में हमने इसमें लॉन्ग पोजीशन की जगह शॉर्ट कवरिंग की वजह से स्टॉक ऊपर गया था। कल के सेशन में भी अराउंड 7-7.5% का बिल्टअप है और चार्ट्स पे भी कुछ खास अपसाइड नहीं लग रहा है इनका इस काउंटर में। तो मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट है इसका नीचे के स्तर का 865, यहाँ तक पहले तो ये स्टॉक जा ही सकता है एंड मे बी बिलो दोज लेवल्स आल्सो। सो आई वोंट बी ऑप्टिमिस्टिक इन ऑन ऑटो एंसिलरी, स्पेशली भारत फोर्ज। ओके, तो फिलहाल भारत फोर्ज से दूर रहे, कमजोर हो सकता है, देखते हैं कितना कमजोर होता है, इसकी तैयारी हो चुकी है। प्री ओपनिंग सेशन आपके सामने आता हुआ इस वक्त, और बता दूं पहली टिक किस तरह की 100 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी 80 अंक नीचे। लेकिन इस बीच बता दूं आपको यह भी कि एशियाई बाजार काफी कुछ रिकवर करते हुए दिखे हैं। 2-3 बाजार तो हरे निशान में आ चुके हैं, स्ट्रेट टाइम्स, शंघाई के बाजार, तो कुछ बाजार हरे निशान में भी आए हैं। थाईलैंड के बाजार ऊपर आ चुके हैं, शंघाई 1/4% मजबूत है, स्ट्रेट टाइम्स आधा % मजबूत है। तो लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। रुपए पर नजर डालते हैं, 65-18 के मुकाबले में थोड़ी मजबूत शुरुआत हुई है, 7 पैसे की तेजी के साथ शुरुआत की है यहां पर रुपए ने। अब इस वक्त फिर से लेवल 65-18 का, तो 65 रुपए 11 पैसे ये है इस वक्त रुपए का लेवल इस वक्त आपके सामने। और अब फोकस करते हैं टीसीएस के नतीजों पर। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, सीएफओ और वाइस प्रेसिडेंट राजेश गोपीनाथ, और साथ ही ग्लोबल एचआर के हेड अजयेंद्र मुखर्जी। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। राजेश, मैं आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि इस बार हम उम्मीद कर रहे थे कि डॉलर रेवेन्यू 3.5% से ज्यादा रहेगी, 3% की आई है। आप लोग कह रहे हैं कि ये तिमाही परफॉर्मेंस अच्छा है, Q1 से बेहतर है, लेकिन नंबर्स की ओर से इशारा कुछ और ही है। तो माहौल क्या है, और ये जो डॉलर रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट आई है उम्मीद के लिहाज से, उसकी क्या वजह है? Overall, as we have said, it's actually a better performance than Q1 adjusted for currency. In constant currency, 3.9% growth compared to 3.5% growth in Q1. And seasonally Q2, that increasing momentum in Q2 has played out this time also. The actual reported dollar, of course, depends on where the currency is. So we lost 90 basis points due to the dollar impact or the currency impact, and have reported a dollar growth of 3%, which is about $120 million incremental dollars. We did about, it's the second quarter where we've done $100 million plus dollar growth. So overall, structurally, I think the growth is fairly good. The growth momentum continues. It is slightly lower than the trajectory that we had expected earlier, but that is a factor of where we see the overall demand scenario at. But going forward, we think while H2 will be cyclically weaker than H1, we are fairly confident about the larger demand scenario. आपने जो कहा, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा कम ये परफॉर्मेंस रहा है डॉलर आई में, तो क्या कंसर्न्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? क्या डिमांड में आपको उतना पिकअप इस समय नहीं दिख रहा है जितना पहले इंडिकेशन मिला था क्लाइंट्स की ओर से? So actually, specifically, there's not much places where we can say that this or that. There are small patches of underperformance, but at an aggregate level, our customer additions have been good. Our order pipeline has been good. We are seeing some other sectors like insurance recovering in markets like US, while others like Diligent and Japan continue to be slightly weak. So it's been it's a all-round quarter. There are some good patches, some bad patches. Nothing to call out specifically. And going forward, do we see a negative trajectory? No. But H2 is, as I said, weaker than H1.
and typically Q3 comes in weaker because it has got less number of working days. Holiday effect is there, and we'll have to see how furloughs and other things work out in Q3. अजेंद्र, फिर ऐसे में बताएं कि Q3 में किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि छुट्टियों की संभावनाएं ज्यादा है, तो क्या ये समझा जाए कि पिछले साल के Q3 के मुकाबले में ये वाला Q3 तीसरी तिमाही ज्यादा कमजोर रह सकती है? क्या ये अंदाजा लगाना ठीक है? Q3 जो है हमारा, जैसे राजेश ने कहा है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम है, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं Q3 वो जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा है उसी तरह का रहेगा. इसमें फ्रॉम ए वर्किंग एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दैट एंगल देयर इज नॉट मच ऑफ ए चेंज बिटवीन द अर्लियर पीरियड और इस बार जो हम लोग देख रहे हैं. अट्रिशन के लिहाज से अब स्थिति कैसी दिख रही है अजय? क्या वहां पर आपको लग रहा है अब कुछ सिचुएशन नियंत्रण में है कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स? कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखें तो हमारा जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट टीसीएस वो भी पिछले क्वार्टर से कम हो गया. पहले पिछले क्वार्टर में 15,000, इस क्वार्टर में 14,500, तो उसमें कम तो है. और जिसको कि मैं ऐसा बोलता हूं कि ये स्टेबलाइज हो रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम. और जैसा हम लोग आगे देख रहे हैं, हमारे हिसाब से एट्रिशन नंबर गोइंग फॉरवर्ड वो जहां पे अभी हम लोग हैं उससे कम होना चाहिए. तो ओवरऑल आई थिंक द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग फ्रॉम एंड वी आर हैप्पी विद वेयर वी आर. And can it be, should we look forward to bringing it down further? Definitely yes. तो हम लोग कोशिश तो वही रहेगी कि हम लोग retain करें more and more people within TCS. हमारा all the programs for training जो है, जो हम लोगों ने बोला था 100,000 people we will train in digital, वो हमारा full swing में है at this point in time. We have trained 30,000 people in digital. So हम लोग अपने आप को gear up कर रहे हैं for future growth, and from that point of view there is a lot of excitement, lot of buzz within the organization. And I'm quite hopeful that the attrition will stabilize going forward. आपने अपना हेडकाउंट भी FY16 का जो है वो पहले जो 60,000 रखा था उसे 75,000 किया है. तो किन एरियाज में आपको लग रहा है और काम कंपनी के हाथ आता हुआ दिखाई देगा जहां पर आप इन नए कर्मचारियों को जोड़ेंगे? तो किन वर्टिकल्स में आपको लग रहा है ये नया वर्कफोर्स ऐड होगा? क्या डिजिटल उसमें अहमियत रखता है, वो सबसे प्रोमिनेंट रहेगा? ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू डिजिटल डेफिनेटली इज एन एरिया जहां पे ग्रोथ ज्यादा है. और लेकिन इफ यू लुक एट ऑल अदर एरियाज विच इज आवर लेगेसी, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज बीपीएस सर्विसेज, ग्रोथ चारों तरफ ही है. तो हमारा जो 60,000 का नंबर जो हमने आंकड़ा पहले दिया था उसके हिसाब से हमने देखा कि अभी जहां पे हम लोग हैं 45,000 हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, एंड वी विल डेफिनेटली बी वेरी क्लोज टू 75. तो इसीलिए हमने कहा कि ठीक है 75 इज द नंबर दैट वी विल बी गोइंग फॉर एज फार एज दिस ईयर इज कंसर्न, एंड इट इज प्राइमरली टू मीट द डिमांड दैट वी हैव इन फ्यूचर. उसके हिसाब से one is some of it is for this particular year, and some of it the trainees who will be joining in Q4 will be primarily for next year. So overall growth के हिसाब से जहां पे हम लोगों को business के लिए what is the requirement, looking at that, this is the workforce plan. So 60 से 75,000 और growth जो है हमारा all verticals we are seeing growth. So definitely people will be deployed in most of these verticals. Digital definitely is an area जहां पे growth ज्यादा है और वहां पे training and everything else we are doing, plus the hiring that we will do, some of that will be for digital also. राजेश, फिर ये बताएं कि अगले 6 महीने क्या आपको लगता है कि ये शुरुआत के 6 महीनों से बेहतर हो सकते हैं, या फिर चूंकि सेकंड हाफ थोड़ा कमजोर ही रहता है, ऐसे में किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाए? क्योंकि कहीं मैं ये भी पढ़ रहा था कि इस तिमाही में, इस क्वार्टर में ऑर्डर इनफ्लो के लिए आज से टीसीएस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा है. तो क्या आगे आने वाले 2 क्वार्टर भी ऑर्डर इनफ्लो काफी मजबूत देख रहे हैं आप? देखिए H2 हर वक्त H1 से वीकर ही रहता है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर है Q3 में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहेंगे. टिपिकली वी गेट अबाउट 65 वर्किंग डेज इन Q2. वी आर गोइंग टू गेट ओनली अबाउट 62 वर्किंग डेज इन Q3 बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज. On top of it, many customers reduce their spend going into the holiday season. Retail customers typically lock down their new development activity. Customers in the high-tech manufacturing space, etc., typically go in for large company-wide holidays in the last 2 weeks of the quarter. So we'll have to wait and see how that plays out, and we'll get better clarity in November. But Q3 will never be better than Q2, and we don't see that trend changing. Similarly, Q4, when people come back from the holiday season and initial project ramp-ups take time, so Q4 also remains typically muted.
So H2 will be lower than H1, and that's a seasonality. I don't see that seasonality being broken. इन नतीजों में जो एक पॉजिटिव मैं पढ़ रही हूं कि आपके मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर है। हमारा अनुमान 27% का था, 27.07%, जहां पर आपने मार्जिन्स डिलीवर किए हैं। अब सेकेंड हाफ में क्या ये मेंटेन हो पाएंगे, या फिर जैसे बिजनेस के लिए आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वैसे भी कम कमाई होती है कंपनियों की, तो ये मार्जिन्स भी सफर करेंगे? 27 का expectation 0.07 better. That's not a material change. We had given a range, as we said, 26 to 28 is our comfort range. तो आप अनहैप्पी कि आप 28% की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं काफी हैप्पी हूँ कि मैं 26% थोड़ा पीछे हूँ। So that's not. But the idea about the range is that we plan for the business with a slightly wider range rather than a very 10 basis point and 5 basis point kind of a range. So within that, it's very difficult to say whether Q3 will be something lesser or something more. But I don't see our range being breached right now. Okay, मेरा आखिरी सवाल आपसे अजॉय रहेगा कि लैटिन अमेरिका में हमने वो टर्न अराउंड देख लिया है। डिलीजेंटा और खासतौर से जापान के कारोबार में आप कब परसीव कर रहे हैं कि स्थिति बेहतर होने लगेगी? डिलीजेंटा जो है प्रोग्राम, इट्स अ बिजनेस वेयर इट्स अ क्लोज बुक ऑपरेशन जो है, तो जैसा जैसा पॉलिसी जो है क्लोज होती जाएंगी उस तरह से वो बिजनेस कम होगा। बट दैट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, और द ग्रोथ इज प्राइमरीली फ्रॉम द न्यू डील्स दैट यू विन, एंड वी वन अ डील, आई थिंक लास्ट ईयर इज द टाइम व्हेन वी वन अ लार्ज डील 2 years back, and that is playing out. And as we go forward, we are looking into the market, and there are many things that we are following up. So that is one. लैटिन अमेरिका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अच्छा किया। जहां तक हम लोगों का ग्रोथ का सवाल है, इफ यू लुक एट द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, लैटिन अमेरिका में बहुत अच्छा है। सो जापान वाज द अदर वन दैट यू टॉक्ड अबाउट। जापान में थोड़ा सा द नेचर ऑफ द इंटीग्रेशन दैट वी आर गोइंग थ्रू, इट्स अ लार्ज थिंग दैट वी एक्वायर्ड, एंड देन द होल इंटीग्रेशन प्रोसेस दैट इज ऑन, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वन दैट वी हैड कॉल्ड आउट when we got the Mitsubishi thing that we got and then acquired within TCS. And so that is a thing which will take about maybe एक साल के आसपास लग सकता है for a proper integration. Or at this point in time, we are seeing new deals coming in Japan. We are getting into the customers, so we are pretty happy. We are very excited with what we have, and I'm sure this will be a good growth engine for us going forward. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। टीसीएस का मैनेजमेंट सबसे पहले किसी भी हिंदी बिजनेस चैनल से बात करता हुआ उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ जो है, दूसरा हिस्सा जो रहेगा इस वित्त वर्ष का, उसमें दबाव रहता है। मैनेजमेंट की पूरी कोशिश रहेगी कि 26 से 28% के बीच उन मार्जिन्स को मेंटेन करने की। लेकिन एक खास बात जो उन्होंने कही है कि साफ संकेत मिल रहे हैं कि थोड़े से स्पेंड्स सेकेंड हाफ में कम होंगे। मेरे ख्याल में उसी पर ज्यादा बाजार आज रिएक्शन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, और इस बीच प्री ओपनिंग सेशन में अगर आप देखें तो निफ्टी में टॉप लूजर टीसीएस का स्टॉक है, 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ। बाकी जो कमजोरी बनती दिख रही वो बैंक से आ रही है। ऐसे बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़े कमजोर है। टीसीएस के साथ इन्फोसिस 1% नीचे नजर आएगा आपको प्री ओपनिंग सेशन में इस वक्त। लेकिन बाजार देखें तो लगभग 30 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी पर है और 85 अंक नीचे सेंसेक्स पर। तो एसजेक्स निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा दिखेगी आपको प्री ओपनिंग सेशन में। 8100 के लेवल की जो हम बात कर रहे थे सुबह, सबसे अहम लेवल, और बिल्कुल वहीं पर जाकर प्री ओपनिंग सेशन टिकता हुआ दिखा है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन है कमजोरी की तरफ, और वो है भारत फोर्ज। और भारत फोर्ज में अगर आप देखें तो साफ तौर पर सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद अब जो कमजोरी प्री ओपनिंग सेशन में दिख रही है वो लगभग 5% के आसपास की दिख रही है। लेकिन एक और स्टॉक जो काफी कमजोर दिख रहा है, चार्ट्स पर बताएं, डीसीबी बैंक। यहां पर प्री ओपनिंग सेशन में मुझे 10% नीचे नजर आ रहा है डीसीबी बैंक का। नंबर्स कल कमजोर थे ये तो दिख रहा था, लेकिन आज इतना बड़ा लगता है कोई डाउनग्रेड है या फिर किस वजह से इतना कमजोर होता दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में? चार्ट्स देखेंगे आप? अनिल जी, इनफैक्ट कल भी हमने इस पे सेल रिकमेंडेशन दिया था। मुझे लगता है 108 110 विल बी द आइडियल लेवल कि जहां पे एक सपोर्ट ओवर के आएगा। जो हम लोगों ने जो कल रिजल्ट के बाद इसमें जो डिटोरेशन देखा था, मुझे लगता है वो थोड़ा और रहेगा। तो 108 110 का सपोर्ट है, मुझे लगता है वहां तक तो पक्का गिरेगा। ओके, इतनी कमजोरी होने की आशंका साफ तौर पर दिख रही है इस वक्त। और
अगर आप देखें तो कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है कमजोरी के लिहाज से टीसीएस हम बात कर ही रहे हैं 2% नीचे है। इसके अलावा भारत फोर्ज में कमजोरी है, देखना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1% कमजोर है। सिद्धार्थ, कोई पीएसयू बैंक जहां पर आपको लगता है मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है, इंक्लूडिंग बैंक ऑफ बड़ौदा? नहीं, पीएसयू स्पेस में मुझे बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वीकनेस नहीं दिख रही है अनिल जी। ये टाइट रेंज में चल रहा है कुछ टाइम से। इनफैक्ट मार्केट पे मैं बहुत ज्यादा अभी एग्रेसिव पोजीशंस, शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर स्पेस है जहां पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। एक्सिस बैंक में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन बनी है। आईसीआईसीआई बैंक इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स में काफी आउट परफॉर्म किया है। मुझे ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा है 300 के ऊपर, तो वहां पे आप शॉर्ट जा सकते हैं। इनफैक्ट एक पेयर ट्रेड जो बनता है पीएसयू और प्राइवेट को लेके हमारे हिसाब से कि पीएनबी में लॉन्ग जाए अराउंड 135 136 के लेवल के आसपास, और एक्सिस या आईसीआईसीआई बैंक में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि वो काफी बढ़ भी चुका है और बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस नहीं देखी हमने, तो ये पेयर ट्रेड बनता है बाय पीएनबी सेल आईसीआईसीआई बैंक। तो ये राय आती हुई यहां पर इन सारे बैंकिंग शेयरों पर। चलिए शुरुआत करते हैं अब प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूअस सेशन की। 8102 ये है लेवल। इससे पहले एक क्विक चेक फटाफट एशिया के बाजारों पर ले लेते हैं ताकि आपको अंदाजा लगे कि एशिया में क्या चल रहा है। इस वक्त 0.5% मजबूत स्ट्रेट टाइम्स है। शंघाई का बाजार फ्लैट हो चुका है, थाईलैंड का बाजार फ्लैट हो चुका है और हांगकांग के बाजार जो 1% से ज्यादा कमजोर थे, अब कमजोरी वहां पर 0.5% के आसपास की है। दिक्कत सिर्फ निक्केई के बाजारों में है जो 300 अंक नीचे 0.2%। चलिए हमारे यहाँ संकेत ये है कि हम 30 अंक नीचे खुलेंगे निफ्टी पर 8100 के बेहद करीब। 85 अंक नीचे आपको नजर आएगा इस वक्त सेंसेक्स। रियलिटी आपकी स्क्रीन पर सेंचुरी के साथ सेंसेक्स पर 120 अंक नीचे है सेंसेक्स। निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का। 8100 के अहम लेवल पर निफ्टी इस वक्त खुलता हुआ दिखेगा। तो ये है इस वक्त का पहले टिक पर रुझान बाजार का। 2.5% नीचे है टीसीएस का स्टॉक, टॉप लूजर। 2.25% नीचे सिप्ला इस वक्त आपको नजर आएगा और आईसीआईसीआई बैंक में 0.2% का नुकसान। वेदांता कमजोर है, लेकिन इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज 0.5 से 0.1% कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो बड़ा दबाव बन रहा है बाजार पर वो दो दिग्गजों से बन रहा है, वो है टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में भी लगभग 2% का नुकसान। वेदांता 1% नीचे। ये है स्टॉक्स दबाव के तौर पर। आइए मजबूत शेयरों पर भी एक बार नजर डाल लें कहां से मजबूती आ रही। सन फार्मा 1% की तेजी, यहां पर इनकी सब्सिडरी कंपनी टेरो के एक एक्विजिशन की खबर के बाद। ओएनजीसी 0.5% मजबूत है। लुपिन में 1% की तेजी बनती हुई दिख रही है। एसबीआई, पीएनबी, जैसा कि अभी सिद्धार्थ कह भी रहते कि सरकारी बैंकों में उन्हें ज्यादा कमजोरी दिख नहीं रही। बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर कमजोर है, लेकिन एसबीआई, पीएनबी मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ। भारत फोर्ज 5% के नुकसान के साथ टॉप लूजर और उसके ठीक पीछे है सिप्ला और टीसीएस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में 2% का नुकसान है। ये स्टॉक्स हैं नुकसान के लिहाज से। मजबूत क्या है? इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 1.5% मजबूत। लंदन की एक प्रॉपर्टी में यहाँ स्टेक सेल की बात जो चल रही है उसका फायदा मिलता हुआ। फेडरल बैंक, सन फार्मा जैसे शेयरों में मामूली खरीदारी। बाजार 8100 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता है। निफ्टी पर 12 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स रिकवर करके अब महज 50 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट। बैंक निफ्टी में 50 अंकों का नुकसान है। 17,500 के लेवल के आसपास कारोबार। क्या नजर है आपकी? मिड कैप काउंटर्स पर अगर आप इंडेक्स पर पहले नजर डालें अनिल, करीब 5 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो इतना ज्यादा क्रैक नहीं देखा गया है स्पेस में। हालांकि एक स्पेस जिस पर हमारी नजर रहेगी, और याद रखिए सीमी सी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का ही असर हम देख रहे हैं। शिपिंग कंपनियों को, भारतीय शिपिंग कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार एक नई पॉलिसी बना रही है जहां पर ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी भारतीय कंपनियों को कार्गो शिपमेंट के लिए। तो मर्केट अलायंस देखिए 10.5% ऊपर है स्टॉक। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 6% से ज्यादा की तेजी इसमें आती हुई। जीई शिपिंग जैसा काउंटर भी करीब 5% ऊपर खुला है। इन सभी काउंटर्स में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कुछ और काउंटर्स जहां पर हमने देखा है आज खुलते ही फिर से तेजी का मूड बना है, उसमें एरा इंफ्रा भी शामिल है। यहां पर धीरे धीरे करके पिकअप आता हुआ। लेकिन याद रखिए स्टॉक की प्राइस जो है वो बहुत छोटी हो चुकी है। कल के सत्र में हमने देखा था काफी रफ्तार में थे तमाम वो एविएशन काउंटर्स, चाहे वो स्पाइस जेट हो, जेट एयरवेज हो। इनमें आज फिर वो हम देख रहे हैं ऊंची उड़ान देखने को मिल रही है। 3% का इजाफा स्पाइस जेट में आज फिर देखा जा रहा है। 40 पर दस्तक दे रहा है ये शेयर। जेट एयरवेज में भी देखिए 1.5% तक के गेन्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फेस्टिव सीजन के शुरू होते ही हमने देखा फिर से एक्शन जोर पकड़ रहा है इन सभी ज्वेलरी कंपनियों में। TBZ
1.5% ऊपर खुला है। कल हम बात कर रहे थे पीसी जूलर के मैनेजमेंट से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो अच्छा खासा सीजन रहेगा। सेल्स के लिहाज से नई स्कीम्स का ऐलान हो रहा है, वहां पर भी हमने देखा है खुलते ही कुछ एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भारत फोर्ज आपके लिए एक बार फिर लेकर आएंगे स्क्रीन पर, जहां पर CLSA ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। 745 का उनकी ओर से टारगेट है। स्टॉक देखिए 6% इस समय लगभग टूटता हुआ। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है बिकवाली का दबाव हावी है। DCB 20% नीचे एक लो सर्किट पर आता हुआ ये स्टॉक कल नतीजों से निराश जरूर हुआ है और एक गहरी मार पड़ती हुई इस काउंटर में दिखाई दी है। जिंदल स्टेनलेस, JSL स्टेनलेस पर भी एक नजर डालिए। यहां पर जो सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की बात हो रही है उसका कुछ फायदा स्टॉक को मिलता हुआ स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी का रुझान दिखाई दिया है आज के सत्र। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है राजेश सातपुते, के सुब्रमण्यम और सिद्धार्थ भामरे। सुब्रमण्यम साहब, क्या वजह है DCB 20% नीचे? कुछ ऐसा आपको लगा अनयूजुअल रिजल्ट में कि 20% स्टॉक आज टूट जाए? कल पता नहीं चला और आज पता चल रहा है। जो भी यहाँ पर रिजल्ट्स आए थे ब्रॉडली अगर हम देखें तो आई थिंक DCB एक रिलेटिवली आउट परफॉर्मर रही है। और लेकिन पिछले क्वार्टर में मुझे याद है यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर NPS की थोड़ी बहुत चिंता था, वहां पर भी रिजल्ट्स के बाद हमने गिरावट देखी। लेकिन आज की जो गिरावट है मेरा मानना है शायद अगर कोई ऐसे खबर फिलहाल ऐसा कोई नेगेटिव रिजल्ट के बाहर अगर कुछ नहीं है तो आई थिंक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलेटिवली बेटर बैंक रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। आई थिंक जो भी यहाँ पर गिरावट है शायद उसका अगर रिजल्ट के बेसिस पे तो आई थिंक एक मेरा मानना है कि एक बाय डिप स्ट्रेटजी करके इसको आई थिंक इस क्षेत्र में एक अच्छा पिक बन सकता है। क्योंकि मैं देख रहा था प्रोविजनिंग जरूर बड़ी थी DCB की कल, हालांकि एसेट क्वालिटी स्टेबल थी, लेकिन शायद प्रोविजनिंग बढ़ाना हो सकता है। बाजार को ये पसंद ना आया और वो एक रीजन हो सकता है जिसके चलते आप देख सकते हैं कि 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अब TCS की कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है और ये इंटरेस्टिंग, आप देखिए 3.5% का नुकसान TCS में हो चुका है। तो TCS अब 2500 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। TCS पर बड़ा सपोर्ट कहाँ है राजेश, ये बताएं। अनिल जी, एक जो मेन सपोर्ट है वो तो उसने तोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे वीकनेस और बढ़ेगा। रफली जहाँ पे एक रैली शुरू हुई थी, लगता है 2450, जहाँ से हमने एक टेक्निकल पुल बैक देखा था, वो लेवल आ सकता है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मैं यही मेंशन करना चाहूंगा, 2500 के आसपास एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो फिर मुझे लगता है TCS की दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो आई थिंक दैट इज द लेवल विच वन शुड वॉच फॉर। अगर 2500 का लेवल टूटता है तो डेफिनेटली TCS इज एन एग्जिट, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ओके, तो 2500 की ओर ही ये स्टॉक फिसलता हुआ 85 रुपए की गिरावट इस स्टॉक में आई है। वायदे बाजार की पोजीशंस अब क्या अग्रेसिव शॉर्ट्स की तरफ बढ़ चुकी है सिद्धार्थ TCS में, और बाकी IT कंपनियों में भी अब क्या स्थिति देखने को मिल रही है, खासतौर से HCL टेक और इन्फोसिस? अच्छा, अभी ये रिजल्ट इज नोन टू ऑल और उसके बेसिस पे ट्रेड जनरेट करना विल नॉट बी अ वेरी वाइज थिंग। आई अग्री विद दी सपोर्ट मेंशन्ड दैट अराउंड 2500 इट हैज अ गुड सपोर्ट। 2450 के आसपास भी काफी सपोर्ट है। TCS को अगर आप पिछले 1.5 साल में देखें तो ये स्टॉक 300 पॉइंट के रेंज में रहा है। 2500 ऑन द लोअर साइड, 2750, 2800 ऑन द हायर साइड। आई डोंट थिंक सो कि ये रिजल्ट में वो क्षमता है कि ये रेंज को तोड़ के स्टॉक नीचे जाएगा। ब्रॉडर पिक्चर भी देखना चाहिए IT स्टॉक्स के लिए। फेड की मीटिंग के बाद डॉलर में थोड़ा वीकनेस आया, हमने देखा कि ऊपर के लेवल से IT स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हुए, लेकिन आई पर्सनली फील दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डॉलर में इतनी वीकनेस नहीं रहेगी और थोड़ी स्ट्रेंथ आ सकती है, विच इज नॉट गुड फॉर अदर सेक्टर्स। बट देन IT में मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे काफी बाइंग आ सकती है। तो रादर देन इनिशिएटिंग शॉर्ट इन TCS, मैं 2450 और 2500 के बीच में इसकी बाइंग करूंगा। अगर आप मंथली चार्ट्स भी देखें तो बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और एक ऐसी स्थिति नहीं है कि ये बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बेस्ट सिनेरियो वुड बी कि ये रेंज में ही रहेगा, लोअर साइड ऑफ द रेंज पे आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाय करना चाहिए। इन्फोसिस में भी मेरी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी कि अगर ये 1020 के आसपास आता है, हालांकि ये वहां से दूर है, तो आई वुड बाय ओवर देयर। तो मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वोंट शॉर्ट इन्फोसिस और TCS, जबकि दिख रही है क्लियरली कि शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। TCS में प्रेफर करूंगा ओवर इन्फोसिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके,
ठीक बात है, ये राय आती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच लीवर थोड़ा सा वीक हुआ है, नतीजों के पहले 0.5% कमजोर है। और राजेश, आप कह रहे थे कि लीवर मजबूत नजर आ रहा है, लोअर लेवल्स पर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। क्या ये सही वक्त है आज खरीदने का, और यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होने चाहिए? अनिल जी, मुझे जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में डेफिनेटली रिजल्ट के पहले इसमें वीकनेस रहेगा, वीक हैंड्स में डेफिनेटली ट्राई करेंगे, अगर मिलता है तो क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट मॉर्निंग में मैंने जैसे डिस्कस किया 804 805 इज अ गुड बाइंग लेवल। मिनिमम स्टॉप लॉस आपका जो होना चाहिए और प्योरली ऑन ए पोजिशनल बेसिस, रिजल्ट है इंट्राडे मत करिए, पोजिशनल बेसिस पे 790 का स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लगता है अगर रिजल्ट भी अच्छा आता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखोगे, जिसका टारगेट जैसे मैंने मेंशन किया 850 860, दैट इज व्हाट वी लुक फ्रॉम ए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी फंडामेंटल राय कितनी बदली है सुब्रमण्यम जी, इस पूरे सीबीआई के जांच के मामले के बाद, जहां पर कल भी 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। स्टॉक अब देखिए ज्यादा टूट नहीं रहा है, थोड़ा सा फ्लैट है, सिर्फ ₹1 नीचे है। अच्छा, आई थिंक लगातार लास्ट 7-8 दिन से हम एक नेगेटिव न्यूज फ्लो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बताया, यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर कोई जबरदस्त गिरावट हम फिलहाल देखने रहे, तो ये वही एक आश्वासन की बात है। लेकिन जो भी न्यूज फ्लो आ रही है डेफिनेटली नॉट वेरी कंफर्टिंग। तो इसका एक जब तक एक कम से कम एक क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आए, या तो इसका असर क्या पड़ सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा। फिलहाल ऐसे बताई जा रही है कि शायद इसमें असर न पड़े, लेकिन यहाँ पर एक जब तक पूरी क्लैरिटी ना, आई थिंक थोड़ा बहुत एक चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी आई होल्ड द फैक्ट दैट पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ बड़ौदा प्रिफर्ड पिक रहेगा। और आई थिंक अगर कोई भी ऐसा यहाँ पर पैनिक, यहाँ पर कोई ऐसा शार्प करेक्शन अगर मिले, तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक बाइंग करके चले। तो उस लिहाज से आई थिंक एक कॉशियस अप्रोच बट बाय डिप स्ट्रैटेजी करनी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। और इस बीच डीसीबी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से एक जो रिपोर्ट आई, कोटक सिक्योरिटीज सबसे ज्यादा एक्टिवली इस स्टॉक को ट्रैक करती है। उन्होंने बाय से सीधा डाउनग्रेड करके इसे सेल की रेटिंग दी है। ₹133 का लक्ष्य दिया है डीसीबी का, हालांकि उस लक्ष्य से काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा, लेकिन एक बड़ा डाउनग्रेड कोटक की तरफ से आया है। अब सवाल यही है कि क्या चिंता की वजह है कि ये डाउनग्रेड आ रहा है? क्या वो सिर्फ नंबर्स में देखने को मिला है, या फिर कंपनी के या फिर इस बैंक के मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्री आई? हालांकि ये ज्यादा मीडिया से बात नहीं करता है, लेकिन I'm sure एनालिस्ट मीट में उन्होंने कुछ कहा है जिस पर इतना रिएक्शन देखने को मिल रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट में पॉइंट्स उठाए गए वो भी साफ तौर पर कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं, दिक्कतों की ओर इशारा कर रहे हैं। और वो साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जो लाइन में पढ़ रहा हूं कि सेल के लिए डाउनग्रेड करने की जो बड़ी वजह वो ये कि जिस वजह से डीसीबी बैंक में निवेश किया जाना चाहिए वो थीम टूटती हुई दिख रही है, वो थीसिस टूटती हुई दिख रही है। यानी कि एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर ब्रोकरेजेस का हिल रहा है। जिस तरह का प्रदर्शन डीसीबी ने लगातार दूसरी तिमाही में किया है, ये राय आती हुई दिख रही है। चलिए, ये स्टॉक है जो साफ तौर पर आज नेगेटिव साइड पर एक्शन में है। लेकिन एक और स्टॉक स्पाइस जेट जो आज फिर से 6% ऊपर है। राजेश, ड्रीम रन चल रहा है शेयर के लिए? अभी भी वक्त है और ऊपर जाने का, इसके लिए क्या लग रहा है? अनिल जी, हमें याद है कि स्पाइस जेट में हमारी बात हुई थी रफली 17-18। हाँ अनिल जी, 17-18, एंड दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी बुलिश। लेकिन उसके बाद वो क्रूड में फॉल आया और वो क्रूड का फॉल सबको सपोर्ट देते गया। तो मुझे लगता है कि ड्रीम रन चल रहा है, लेट पीपल बी हैप्पी। अपसाइड में अपसाइड पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहता मैं, चल रहा है अच्छा है। नहीं, फिर राजेश ये बताएं कि क्या स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए फिर इस शेयर के लिए? जिन लोगों ने खरीदा है, अगर नीचे के लेवल्स में अच्छी तेजी करके बैठे हैं, तो उनके लिए क्या लेवल्स के ऊपर स्टॉक बना है, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है? अनिल जी, मुझे लगता है कि स्पाइस जेट इज रेडी एंड इट इज हेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 44-46 ऑड लेवल। रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली इज नॉट इन फेवर। अगर प्योरली मेरे पास पोजीशन होता तो मैं यहाँ से लिक्विड करना शुरू करता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं यहाँ से बाय करूंगा, लेकिन डेफिनेटली अगर मेरे पास 100 शेयर होते तो उसमें से 30-35 मैं यहाँ पे बेचूंगा, और थोड़ा चले तो और एक 30-35 बेचूंगा। सो मैं उसको लिक्विड करते जाऊंगा, पोजिशनल बेसिस पे मैं इसको रखूंगा नहीं। चले, पोजिशनल बेसिस पर नहीं रखेंगे तो समय समय पर मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई देगी स्टॉक में। करीब 6% अब ऊपर स्पाइस जेट का काउंट, तो लगभग 40 पर स्टॉक आ ही गया। पिछले 3 महीनों में 100% के रिटर्न्स स्टॉक ने दिखाए हैं।
काफी शानदार वो परफॉर्मेंस है, जहां पर इस कंपनी को लोगों ने लगभग राइट ऑफ कर दिया था, कह दिया था अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल कर फेंके, और जिन लोगों ने पिछले 6 महीनों में स्टॉक को खरीदा है तो अब शायद वो काफी बढ़िया फायदे में है। कई बार राजेश से भी सवाल पूछे थे, इस पे मत पूछिए प्लीज। वो अनिल जी वो किंगफिशर एयरलाइन का झटका था। चलिए, लेकिन किंगफिशर के बाद स्पाइस जेट ने जिस तरह का टर्न अराउंड दिखा, एक और टर्न अराउंड दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर, वो है इन्फोसिस। अब हरे निशान में लौट चुका है। किसी का फायदा किसी का नुकसान, टीसीएस का नुकसान, इन्फोसिस का फायदा। शायद बाजार ये ट्रेड देख रहा है, इस वक्त 1100 के आसपास पहुंचता हुआ इन्फोसिस का स्टॉक का एक बेहतरीन रिकवरी इन्फोसिस में आती हुई दिख रही है, जबकि टीसीएस 3.5% कमजोर है। ये फिलहाल स्थिति है मार्केट की, इन्फोसिस में पिकअप आता हुआ। शुक्रिया आप तीनों का ही, राजेश, सुब्रमण्यम साहब और सिद्धार्थ मारले, समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो काफी हरकत आज बाजार में देखने को मिली, स्टॉक स्पेसिफिक काफी ज्यादा एक्शन देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बिहार चुनाव का बाजार से क्या है कनेक्शन, इस पर रहेगी हमारी नजर। हमारे साथ होंगे सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया और साथ ही आइकन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंह भी, इस छोटे ब्रेक के बाद। पचपन अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 20 अंकों का, 1/4% की कमजोरी के साथ बाजार कारोबार करते हुए इस वक्त। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आप देखें तो रुझान मजबूती की तरफ है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है और स्मॉल कैप शेयरों में कल की तरह आज भी खरीदारी का रुझान है। 725 शेयर मजबूती के साथ टिके हुए हैं, 400 शेयरों में नुकसान है और बैंक निफ्टी में नुकसान 1/4% का। लेकिन बाजार के लिए नतीजे के अलावा एक और बड़ा ट्रिगर है आगे के लिए, और वो है बिहार के चुनाव। पहले दौर में बिहार की करीब 20% सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में बंद हो चुकी है। पहले चरण में 57% की वोटिंग हुई है, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि 2010 में 50% ही वोट पड़े थे। बाजार की नजर इस चुनाव पर काफी करीब से है, लेकिन बाजी बीजेपी के पक्ष में रहेगी या फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाला महागठबंधन भारी पड़ेगा, ये कहना अभी काफी मुश्किल है। पहले दौर के बाद समीकरण कैसे दिख रहे हैं, अगर बीजेपी को कुर्सी मिली तो बाजार के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव होगा, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज आइकन इन्वेस्टमेंट्स के अनिल सिंघवी जी और साथ ही सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया जी भी। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सिंघवी साहब, क्या वाकई में बाजार के लिए बिहार के चुनाव एक बहुत बड़ी इवेंट है जो डायरेक्शन तय कर सकते हैं, ये मानना ठीक है? देखिए, और कोई मुद्दा भी है नहीं हमारे पास में, तो आप मान लीजिए कि बिहार एक मुद्दा है, क्योंकि क्या होता है कि हर समय हर मुद्दे की एक लिमिटेशन होती है। तो बिहार की लिमिटेशन जो पिछले 1.5 महीने से चल रही थी वो नवंबर तक चलेगी, तो एक्सपायरी डेट के साथ में वो भी एक मुद्दा खत्म हो जाएगा। पर अगर आप जो बता रहे हैं कि उसका एक चुनाव का जो नतीजा निकलेगा उसका बाजार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उतना कुछ मुझे लगता नहीं कि उतना बहुत बड़ा कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला है। 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए शायद छोटा मोटा कोई काम हो, पर चलते हुए कि अगर आज समझो बीजेपी आ जाती है बिहार में तो बाजार बहुत चल पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। कितना अहम है संजय जी फिर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार जीतना, क्योंकि जिस तरह का माहौल हमने देखा है इस समय बिहार में है और जो बातें सुनने को आई हैं कि शायद नीतीश को प्रेफरेंस मिले, काफी मिला हुआ माहौल है। समीकरण कैसे बैठेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन कितना अहम है बीजेपी के लिए बिहार? देखिए, बिहार को बीजेपी ने अपने लिए बहुत ज्यादा अहम खुद बना दिया है। 29 राज्य हैं, कोई न कोई चुनाव हमेशा होता रहेगा, लेकिन खुद ही जितनी ज्यादा ताकत वहां लगा दी है उससे लगता है कि ये इसको रेफरेंडम मान रहे हैं। यानी अगर जीत गए तो कहेंगे कि हमारा बड़ा भारी इंडोर्समेंट हमको मिल गया है और सारी विरोधी बातें, मीडिया की आलोचना, इन सब बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हार गए तो फिर कहेंगे कि एक और चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे हमारी दिल्ली की केंद्रीय सरकार की काम करने की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो इसी राय का हूं कि आप हारें या जीतें, आपके पास जो मैंडेट है दिल्ली से सरकार चलाने का, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सिंघवी साहब, फिर मैं आपसे इस पर राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत भी जाती तो क्या, 1 या 2 दिन का मामला है, बाकी तो सब कुछ वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो क्या फिर उस लिहाज से भले बाजार अच्छे रिजल्ट पे बढ़े ना बढ़े, लेकिन खराब रिजल्ट पर झटका बड़ा लग सकता है? देखिए, काफी हद तक जैसे आपने सही कहा कि बिहार का इलेक्शन आज के दिन पे लगता है कि बीजेपी के चांसेस कम है, थोड़े कम है। आप सारे विश्लेषण कर लीजिए जो भी आए हैं, चाहे वो सही हो या नहीं हो, पर आज के दिन पे लगता है कि तो बाजार ने एक मेरे ख्याल से थोड़ा तो मूड बना लिया कि कोई झटका नहीं होगा।
इसको डिस्काउंट कर दिया आपकी भाषा में। तो झटका नहीं होगा। और दूसरा मैं एक और मुद्दा आपसे आपके पास में रखना चाहूंगा कि ये सरकार जिस हिसाब से पिछले 17-18 महीने में काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव जीते तो उसका कोई इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहुत बड़े कोई नए काम करने वाली है, और हारे तो करने वाली है। मेरे ख्याल से इसका पॉलिटिकल, जो संजय जी ने बताया, वो बात है कि पॉलिटिकली वो होगा कि हम जीत गए तो रेफरेंडम है और हार गए तो वन ऑफ द मेनी इलेक्शंस। इकोनॉमी पे उसका कोई इम्पैक्ट या इकोनॉमिक पॉलिसीज पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला कि भाई अब हार गए, अब डेवलपमेंटल की स्टोरी वापस लाओ, पॉलिटिक्स को पीछे रखो। मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो उस पूरे पैंतरे से बाहर निकले हुए। लेकिन सरकार का तो फोकस डेवलपमेंट पर ही था। ऑफ लेट हमने देखा है चर्चा फिर से पॉलिटिक्स पर आती हुई दिखाई दी है। ऐसे में जो पहले चरण की वोटिंग हुई है संजय जी, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या डेवलपमेंट वाला कार्ड वाकई में काम करेगा? देखिए, डेवलपमेंट नेता अपनी मीटिंगों के लिए, रैलियों के लिए कहते हैं, दोनों तरफ की पार्टियां, लेकिन ग्रास रूट पे जो कैंपेन होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं। वहां पर मंडल, नॉन मंडल, जाति और उसके बाद बीफ, उसके बाद आरक्षण, ये मुद्दे हैं जिस पर अपने अपने जनाधार को लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी दिनों में जिस प्रकार का पोलराइजेशन कराने की बिहार में कोशिश की गई है, मैं जिस पर नजर रखे हुआ हूं वो ये है कि आजादी के बाद बिहार रिलीजियस लाइन पर कभी पोलराइज नहीं हुआ है। क्या इस बार पोलराइज हो जाएगा? और अगर ये हो गया तो हिंदुस्तान की राजनीति में और समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है। लेकिन संजय जी, फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर एनडीए जीतता है बिहार में तो क्या फिर बाजार के लिए अच्छी खबर होगी, तेजी होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बाजार ने अब इस पर इतना आप ये कह रहे थे खराब चीजों को बाजार ने डिस्काउंट कर लिया कि शायद एनडीए नहीं, जितने पर बाजार खुश होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद बाजार बोलेगा अच्छा बैंकरप्सी कोड कब आ रहा है, फिर बोलेगा जीएसटी कब आ रहा है। तो ये बाजार को एक टॉकिंग पॉइंट चाहिए। जीतने पर बाजार थोड़ा खुश होगा, लेकिन अगर हार भी गया तो बाजार बिहार की वजह से कोई निराश होकर नहीं बैठेगा। और तब तक मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से ग्लोबल हालत को देखते हुए, आप लोग ज्यादा जानते हो इस बात को, कि डोमेस्टिक पैसा मार्केट में आने लग गया है। अचानक हो सकता है बिहार की अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद डोमेस्टिक पैसे का फ्लो बाजार में और ग्रेजुअली अच्छे से बढ़ता रहे और बाजार एक बढ़िया से यहां से ठीक ठाक रफ्तार पकड़ करके बना रहे। कोई भयंकर गिरावट वगैरह के आसार मैं नहीं देखता हूं आइदर केस में। तो आप जैसे यही दोहरा रहे हैं कि ज्यादा रिएक्शन रही रहेगा, वो 1-2 दिन की ही बात होगी। ऐसे में फिर अगला बड़ा ट्रिगर क्या रहेगा मार्केट्स के लिए? क्योंकि अब तक सभी ने यही कहा है कि बिहार के बाद हम डिसाइड करेंगे क्या होता है। बिहार के बाद पॉलिटिकल सर्कल जो है या सर्कस जो है, सर्कल की जगह, वो शायद कुछ कहे कि ये हम काम करेंगे या काम नहीं करेंगे। पर बाजार के चलते मेरे ख्याल से ग्लोबल इवेंट्स और लोकल इवेंट्स और पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, अगर आप देखें कि अभी जो भी है सेकंड क्वार्टर का भी कोई बहुत बड़ा बाजार लेक नहीं रहा है कि बहुत बड़े कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो थर्ड क्वार्टर हमारे यहाँ क्लासिकली भी बहुत अच्छा रहा हुआ है बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस, फेस्टिव रीजंस, एक्सपैंडिंग रीजंस, ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से बाजार का जो रुख रहेगा वो फंडामेंटल रहेगा, न कि पॉलिटिक्स रहेगा। पॉलिटिक्स में छोटे छोटे मोटे जो धक्के लगे या कुछ खुशी हुई वो एक दो दिन का ठीक हो जाएगा जी, ये कह सकते हैं कि सेंटिमेंट ठीक हो गया। लेकिन अनिल सिंघवी सर, आप ये बताएं कि मान लीजिए एकदम एनडीए अच्छे से जीत जाता है तो क्या वो सेंटिमेंट इतना अच्छा हो जाएगा कि इन्वेस्टर बाहर से पैसा रोक करके बैठे हैं और वो लगाना शुरू कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पहले तो हम ही, ये जवाब है ना, हम ही ने बिहार को बहुत बड़ा बना रखा है। जैसे आपने सही कहा कि बिहार को अब स्कीम ऑफ थिंग्स में एक इलेक्शन है, एक वहां सरकार बन सकती है, नहीं बन सकती। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार बनी बीजेपी की दिल्ली में आने के बाद में, हमने क्या पिछले एक साल के अंदर क्या फर्क देख लिया महाराष्ट्र? एक सवाल मैं आप दोनों को पूछता हूं कि बिहार को हमने क्यों बड़ा बना रखा है? चलिए, मैं एक सपोज एनडीए हार जाता है जी, तो क्या विपक्ष के पास एक ऐसा तरीका मिल जाता है कि अगर हम बीजेपी के साथ सब जने मिलकर लड़ेंगे, भले हमारी विचारधारा कुछ भी हो, हम कहीं से भी आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सब मिलकर लड़ेंगे तो हम एनडीए को, बीजेपी को हरा सकते हैं? संजय सर, क्या ये नहीं लगता अगर बिहार के इलेक्शन में अगर महागठबंधन एक तरफा जीत जाता है तो फिर हर इलेक्शन में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी? सॉरी, आपका सवाल क्या था? मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर सारी पार्टियां मिलकर लड़े बीजेपी से, जैसा कि महागठबंधन वहां कर रहा है, भले विचारधारा किसी की कुछ भी रहने दो, तो फिर ये फॉर्मूला वो हर जगह लगाने की कोशिश नहीं करें? देखिए, एंटी बीजेपीइज्म का एक माहौल तो जब बनेगा ही बनेगा कि पहले एक एंटी कांग्रेसिज्म था, अब बीजेपी एक बड़ा पोल हो गया है तो सामने सारी पार्टियां एक होने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये सारी पार्टियां और आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं वहां रीजनल पार्टियों का ही अपना बोलबाला है। तो क्या ये हो सकता है कि इसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता, लेफ्ट और कांग्रेस मिल करके लड़ लें? नहीं हो सकता। अच्छा, उनमें से कोई दो मिल करके कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस कर भी ले तो वो कितना असर डालेगा कहना मुश्किल है। तो बिल्कुल
एक नया फ्रंट खड़ा होगा जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। इसका इवोल्यूशन तो धीरे धीरे होना ही है, लेकिन ये इससे कह देना कि इससे बीजेपी को आप कंटेन कर लेंगे, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। बीजेपी आगे का गेम कैसे खेलेगी, और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा विंडो था इस देश में बदलाव लाने का, वो विंडो करीब करीब जा रहा है। बंगाल के बाद यूपी सामने आ जाएगा। पॉलिटिक्स को अगर मोदी जी दिमाग में रख करके इस देश को चलाएंगे तो एक तरीका है, मैं बता सकता हूं कि वो 50 काम क्या करेंगे। जिस दिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बाहर रख देंगे और ये तय कर लेंगे कि मुझे गवर्न करना है, उस दिन वो एजेंडा क्या चलाएंगे हमको मालूम है। एक बात और आखिरी में अपने पॉइंट के तौर पर कहना चाहता हूं कि मोदी जी की अपार क्षमता है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। हारने के बाद निजी तौर पर विद इन एनडीए, विद इन बीजेपी, विद इन संघ परिवार, वो अपनी परिस्थिति एक दूसरे ढंग से और मजबूत लेवल पर लेकर के जा सकते हैं कि आप लोगों के आग्रहों को मैंने अकोमोडेट करने की बहुत कोशिश कर ली, इससे नहीं चलता, अब मुझे काम करने दीजिए। मोदी जी को एक बात मालूम है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स चलाना एक बात है, वेलफेयर स्कीम चलाना एक बात है, लेकिन जॉब क्रिएट होंगे क्या, और जॉब क्रिएट नहीं होंगे तो जिस जवान पर उनको सबसे ज्यादा उम्मीद है वही उनको निराश भी करेगा। मोदी जी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन सिंघवी साहब, अब फिर सवाल यही है कि अल्टीमेटली फिर बाजार को संकेत वही नतीजों से लेने हैं, बजाय इसके कि हम इवेंट पर फोकस करें, फंडामेंटल पर, कंपनियों की परफॉर्मेंस पर फोकस करें, यही संदेश है। काफी हद तक तो यही संदेश है, आप मानिए। बट आप एक 2 मिनट पॉलिटिक्स पे और रहिए, सिंस आज की चर्चा का विषय पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से। हम जब चालू किए मई 2014 में तो बहुत अपेक्षा थी, अपेक्षा से उपेक्षा, जो ये 17 महीने की जर्नी रही है। आज हम उस दौरान पे आगे, जो संजय जी बात बता रहे हैं कि आज अगर समझो मोदी साहब बीजेपी के हार जाते हैं तो चुनाव के स्टार कैंपेनर तो वो हैं, तो जीते तो उनके चेहरा और ना जीते तो उनको एक माहौल तो बनाना पड़ेगा उसी हिसाब से। उस परिस्थिति में देश के हिसाब से जो एक आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से जो काम होना चाहिए, मेरे हिसाब से अगला बजट जो है 2016 का, वो एक लिटमस टेस्ट होगा। और उसके लिए 3-4 महीने उतना काम करें तो ये बिहार हारे के जीते बाजार के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। कि आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर से और ऑयल बॉल्स विल बी ऑन द बजट, तो सबसे बड़ा जो अब आगे काम होना है वो बजट के हिसाब से होना है। और 16 में अगर बजट में वो काम नहीं हुआ, आप मान के चलिए फिर बंगाल, फिर यूपी, फिर और कोई इलेक्शन, और फिर 19। तो मेरे हिसाब से मेरे तो सारे जो, अगर आप पूछें कि सारा पैसा किस पे लगा है, वो फरवरी 2016 पे लगा। आपका मैं यही समझना चाह रही हूँ, फिर मार्केट अब किस तरह के डेवलपमेंट, किस तरह के काम पर फोकस करना चाहेगा, क्योंकि लैंड बिल हो उसकी स्थिति हमने देख ली क्या है, जीएसटी को लेकर वो खींचातान चल रही है, बाकी पार्टी से वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या देखना चाहेगा कॉर्पोरेट इंडिया स्पेशली, क्या इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएगी सरकार, क्या नई पॉलिसीज लाएगी, क्या होना चाहिए? अब 2 या 3 बड़े काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लैंड बिल का जो चर्चा है उसको अगर एक बार पीछे भी रख लें, जो मुझे लग रहा है कि आज के दिन पे बीजेपी की थिंकिंग है कि लैंड बिल को बहुत पुश ना करो, पर जीएसटी को पुश करो, बिकॉज ये सबसे बड़ा काम। और ये कांग्रेस का अनिल जी, अगर जीएसटी एनडीए जीत गई तो जीएसटी को पास कराने के लिए उसकी पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ेगी और कांग्रेस को मनवा लेगी क्या, ये बाजार जरूर समझना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई एक इलेक्शन बिहार का हारने या जीतने से काम होगा। एक ये होगा कि आप अपोजिशन के खेमे में जाकर उतनी उनकी निंदा ना करके, जब उनका काम करना है तो दुश्मन को भी दोस्त तो बनाना। तो जीत भी गए तो विनम्रता पूर्वक कांग्रेस का साथ लेने की स्ट्रेटजी से ही जीएसटी पास होगा, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। धमका के नहीं होगा, धमका के बिल्कुल नहीं होगा। धमका के पॉलिटिक्स चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास अगर 20 सीट भी हैं और अगर वो 20 सीट की जरूरत है तो आपकी धमकी से काम नहीं चलना। और दूसरा अनिल जी, जो बात एक बाजार के हिसाब से आज के दिन पे जो ट्रिगर पॉइंट होगा, अब वो 7800, 7900 से 8200 की ये जो 300-400 पॉइंट की जर्नी है, ये तो वो अमेरिका के कारण भी हम 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। बिहार को छोड़िए, आज अगर येलन को अगर उनको थोड़ा सा बुखार भी आ गया तो हमारा या तो निमोनिया हो जाता है। तो उस बिहार की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी स्थिति नहीं है बाजार के मायने से, पर उसके चलते आगे पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या काम होना है और कितना कॉपरेशन लेके एनडीए को आगे काम करना है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। आज के दिन पे अगर अभी भी ये निंदनीय काम चालू है कि कांग्रेस ये है या बच्चे ने ये कर दिया या मां ने कर दिया, दामाद ने कर दिया, आई थिंक उससे थोड़ा परे चलना पड़ेगा। उससे परे चल के वो काम हो अगले 4 महीने में, जिससे आपका आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा एक जो आपके हाथ में है आज के दिन पे, मेरे हिसाब से ग्लोबली इंडिया इज पॉइज्ड to have a phenomenal growth for next 3 or 4 years। अगर हमने ये मुद्दा बिल्कुल हाथ से जाने दिया। अनिल जी, इसमें समस्या, जैसे ही आप लोग ये बोलते हैं कि इंडिया इज पॉइज्ड फॉर अ फेनोमेनल ग्रोथ, तो पॉलिटिकल लीडरशिप बोलती है काम करने की जरूरत क्या है?
नहीं, वो बिना काम किए तो कुछ नहीं आता। देखिए, बिना बच्चे के रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, आप ये मान के चलिए। तो वो मुद्दा नहीं होता, आपको काम तो उतना ही करना पड़ेगा, पर काम के साथ में फ्रूट्स बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ा काम ये, एक आप काम कर लो, फ्रूट्स नहीं है तो फिर आपका मोटिवेशन नहीं रहता है। हर जगह ये पॉसिबिलिटी है। आज मेरे हिसाब से बीजेपी के हाथ में इतना बड़ा एक इशू है कि अगर ये काम अगर अगले 4-6 महीने ठीक हो जाए, और मेरे हिसाब से अपने पास में 3 साल नहीं है, पॉलिटिकली 3 साल हैं, इकोनॉमी वाइज वी डोंट हैव मोर देन 6 months। दिस 6 months टाइम द वर्ल्ड विल लुक। और सर, मैं अगर ये कहूं तो आप इस पर जवाब दें सर कि इस 6 महीने में, चलिए जीएसटी को भी हम किनारे रखते हैं, लेकिन बैंक्रप्सी कोड जिसमें लेजिस्लेटिव सपोर्ट की जरूरत है, एक उसको भी किनारे रखते हैं। पीएसयू बैंकिंग की खराब हालत को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एनपीए वाले कर्ज में डूबे हुए प्रमोटर को दुरुस्त करना, ये 2 काम जिसमें संसद का कोई रोल नहीं है। इन 6 महीनों में ये मुकम्मल ढंग से नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ है। आज अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी हमारी माली हालत जो खराब है वो बैंकिंग इंडस्ट्री की है, और उसके साथ में पता भी है कि कहां पे मुश्किलें हैं और कहां पे काम किया जा सकता है, तो उसमें बहुत बड़ा प्रोएक्टिवली काम नहीं। आज अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का ये इशू निकल के आता है तो मतलब बहुत ही गजब का काम है कि आप 6,000 करोड़ रुपया, और वो बोले कि हमारा कोई लॉस भी नहीं है, तो वो तो बिल्कुल एक झटके में ठीक हो सकता है। मतलब एक सुबह आप बुला के आप 2 बात करिए, शाम तक उसका रिजल्ट आएगा, इतना इजी काम है। सेकेंडली, हमने कई बार मुद्दे किए ये इसी हिसाब से कि सरकार के पास में आज जो वित्तीय स्थिति है उसके हिसाब से आज आप 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपया और रेज कर सकते हैं। काफी आपके पास में एसेट्स हैं, उनको मोनेटाइज करके, और वो आप पहले आप स्पेंडिंग करिए। आप सारे इंडस्ट्रीज को बुला के बोलते हैं कि आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले सरकार तो इन्वेस्ट कर ले। अब बड़ा आदमी इन्वेस्ट करता है, छोटा उसके पीछे चलता है। सही बात। और आज के में बड़ा आदमी भारत सरकार। बोला आप बोल्ड हो जाइए। बिल्कुल। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये बात सही है कि बाजार के लिए मैं किया ब्रेक, यानी कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए बाजार के मूड में, बड़ी तेजी का या बड़ी मंदी का, ये बिहार के चुनावों से नहीं होने वाला है। शुक्रिया संजय जी आपका, और रणजीत सिंह जी आपका भी हमारे लिए वक्त निकाल कर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज के बड़े आईपीओ पर है हमारी नजर। कॉफी डे एंटरप्राइजेज, यानी कि कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी का आईपीओ बाजार में आज से खुला है। अलग अलग तरह की राय आ रही है, और आज हम आपके सामने एक बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबला पेश करेंगे बुल्स और बियर्स का। वो लोग जो आईपीओ में पैसा लगाने की राय दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि नहीं, दूर रहिए। ये खास चर्चा देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव जैन, हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर, और साथ ही संजय मान्याल भी आईसीआईसीआई डायरेक्टर हैं। उन दोनों से करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। काफी समय से सुर्खियों में रहने वाला आज एक आईपीओ खुला है बाजार में। कैफे कॉफी डे चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज का ब्रांड काफी स्ट्रांग है, काफी बड़ा है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया है। नंदन नीलेकनी, राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी जैसे इन्वेस्टर्स इसमें पहले ही पैसा लगा चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बाजार पर इस वक्त जो राय आती दिख रही है वो काफी कंफ्यूज है, क्योंकि कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जो कह रहे हैं कि पैसा न लगाएं, साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस ब्रांड को देखकर और बड़े इन्वेस्टर्स को देखकर पैसा लगाने की राय भी दे रहे हैं। हम आज आपके सामने इस खास चर्चा में दोनों ही तरह की राय लेकर आएंगे, दोनों के तर्क समझेंगे कि क्यों पैसा लगाना चाहिए और अगर अवॉइड करना है तो फिर उसके क्या रीजन है। इस खास चर्चा में हमारे साथ 2 मेहमान शामिल हो रहे हैं, हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर गौरव जैन और आईसीआईसीआई डायरेक्ट के संजय मान्याल। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले संजय, शुरुआत आपके साथ की जाए। आपकी रेटिंग है पैसा लगाने की, ये बताएं, पैसा आप लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से लगाना चाहते हैं या फिर लंबी अवधि का नजरिया है आपका इस आईपीओ पर? नहीं, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है या 3 से 4 साल के पर्सपेक्टिव से तो करना चाहिए, क्योंकि कॉफी बिजनेस और कॉफी रिटेल चेन में कैफे कॉफी डे सबसे बड़ा कंपनी है। और दो ये होल्डिंग कंपनी का आईपीओ है, लेकिन 50% प्लस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो कॉफी बिजनेस से ही आता है। और अगर हम देखें तो इस कंपनी के 1500 से ज्यादा कैफे रिटेल चेन है, जो सबसे बड़ा है। अगर मैं सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर भी देखूं तो इससे तो भी उसका मार्केट शेयर कुछ 5-7% के आसपास है, जो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड प्लेयर। तो हमें लगता है कि जो एस्पिरेशनल चेंजेस आ रहे हैं और जो डेमोग्राफिक्स चेंजेस इंडिया में हैं और जो डिमांड क्रिएशन हो रहा है फ्रॉम द यूथ, दैट विल डायरेक्टली बेनिफिट द कॉफी बिजनेस और कॉफी रिटेल चेन बिजनेस ऑफ कैफे कॉफी डे। तो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम इसे सब्सक्राइब बोल रहे हैं। ओके, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से
सब्सक्राइब है। इनफैक्ट आप कुछ और फाइनल पॉइंट्स पर मैं आपकी राय जरूर लूंगी संजय, लेकिन मैं गौरव आपसे समझना चाह रही हूं, आप क्यों बेरिश है इस आईपीओ को लेकर? क्यों आपको लगता है यहां पर पैसा नहीं बनेगा? हर्षदा जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज कॉफी डे चेन ऐसी चेन है जिसने इंडियंस को घर में जो कॉफी पीते थे उनको बाहर कॉफी पीना सिखाया। आज 50% मार्केट शेयर है इनका। दूसरे बिजनेस के अंदर जैसे चाहे लॉजिस्टिक्स है, ऑलमोस्ट 33% उनका लॉजिस्टिक्स के अंदर भी है, 9% फाइनेंशियल सर्विसेज में है, 1% हॉस्पिटलिटी के अंदर है, लॉजिस्टिक्स इनके टेक्नोलॉजी पार्क भी हैं ऑलमोस्ट 4-5% के। सो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, बट डेफिनेटली हमारा एक मेन फोकस इनका जो कॉफी बिजनेस है उसके ऊपर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इवन दो अगर इनका 50% मार्केट शेयर भी हो, चाहे मॉडल स्केलेबल हो, चाहे इनके पास ऑपरेशनल जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं हो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या वैल्यूएशन के ऊपर ये आईपीओ आ रहा है, क्या निवेशक को इसके अंदर पैसा बनाने को मिलेगा या नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप मैक्रो लेवल पर हमारे से पूछते हैं तो हमारे को ये आईपीओ महंगा लग रहा है। ओके, तो दिक्कत सिर्फ महंगे होने की। तो गौरव, अगर कितना सस्ता होता तो आप खरीदते? क्योंकि जो मैं आपको सुनकर समझ रहा हूं, आप कंपनी के कारोबार को लेकर, प्रमोटर को लेकर आप कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ आपको महंगा लग रहा है, राइट? देखिए, हम 4 से 5 पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे जिसके कारण से हम इसके ऊपर अवॉइड की राय दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा है, ईवी बाय एबिटा, वो काफी महंगा है, 26 के आसपास है। वहीं अगर हम इसे ग्लोबल पीयर्स देखते हैं, स्टारबक्स वो 23 के ऊपर है, मैकडोनाल्ड वो सिर्फ 11 के ऊपर है, ग्लोबल एवरेज सिर्फ 12 है। सो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा आप ये कह सकते हैं ईवी बाय एबिटा के ऊपर ये आईपीओ आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर कंसोलिडेट अगर इनकी बैलेंस शीट देखते हैं, लॉसेज हैं। सर, इंडिया वो मार्केट नहीं है जहां पे कहते हैं वैल्यूएशंस के ऊपर आज भी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। प्रॉफिट्स देखते हैं, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसके बेसिस के ऊपर ये वैल्यूएशन डिराइव करते हैं और फिर इसके ऊपर दाव लगाते हैं। तो हमारे हिसाब से अभी टाइम है, अगर इन्हें कहते हैं कंपनी जब प्रॉफिट्स में आना चालू हो जाती है उस टाइम इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए। थर्ड, डेट्स कंपनी के बहुत ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 3500 करोड़ के ऊपर के डेट्स हैं इनके। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 6 से ज्यादा का है। ऑलमोस्ट 632 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑब्जेक्ट भी है कि ये डेट रीपे करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा डेट है। सो दैट अगेन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसर्न्स। इसके बाद स्केलेबिलिटी है, सब चीज है, बट अगर हम लास्ट ईयर देखते हैं 176 इनके आउटलेट्स क्लोज हुए और सिर्फ 126 ओपन हुए। सो ऐसा नहीं है, अगर हम लास्ट 2-3 साल के भी अगर हम डेटा देखते हैं, बंद हो रहे थे बट इतने नहीं थे। लास्ट ईयर एक पहला ऐसा साल है जिसके अंदर जितने आउटलेट्स इनके ओपन हुए उससे ज्यादा क्लोज हुए। सो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देके हमने इसको एज ऑफ नाउ अवॉइड की सलाह दी है। ओके, एज ऑफ नाउ अवॉइड की सलाह है, लेकिन वहीं संजय आपने कहा आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय की सलाह दे रहे हैं, सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं, तो किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे इस इशू में? और साथ ही जो कंसर्न्स यहां पर गौरव ने उठाए हैं कि कॉफी बिजनेस जिस ब्रांड पर ये इशू आया है वहां पर प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं, क्या बाकी बिजनेसेस में जो कमाई हो रही है वो कॉम्पनसेट कर पाएगा आने वाले सालों में भी उस लॉस को? नहीं, आई थिंक जो कंसर्न है वो एक कंसर्न तो मैं कह सकता हूँ कि जो डेट बुक पे है वो वैलिड है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि ऑलमोस्ट 600 करोड़ डेट जो इस प्रोसीड से वो लेकर आएंगे वो वापस करेंगे और प्रॉब्ली ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स व्हाट वी अंडरस्टैंड कि ये डेट रीपेमेंट कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि कंपनी ने भी ये मेंशन किया है जो कैपेक्स प्लान उनके रहे हैं पिछले सालों में उतने ज्यादा कैपेक्स नहीं रहेगा और वो सिर्फ 130 आउटलेट्स नए ओपन करेगा। और साइमल्टेनियसली अगर इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बाकी बिजनेसेस में भी मैं देखूं, या फिर वो चाहे वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू माइंडट्री का हो या सिकाल लॉजिस्टिक्स में जो इनका 52% स्टेक है वो हो, या दूसरे बिजनेसेस में भी हैं, तो आई थिंक अगर कभी फ्यूचर में मोनेटाइज करना हुआ और कभी डेट रिपेमेंट का इशू भी हुआ तो आई थिंक कुछ बिजनेसेस को मोनेटाइज करके ये डेट रिपेमेंट किया जा सकता है। आई थिंक अगर मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाल दूं बाकी बिजनेसेस से और सिर्फ कैफे बिजनेस का ईवी पर सेल्स से भी देखूं, और अगर फ्यूचर में जाके अगर 2 years और 3 years डाउन लाइन इफ वी सी ईवी बाय एबिटा आल्सो, आई थिंक एक रैशनलाइज और एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा गेन इमीडिएटली मिलेगा, बट हाँ 3 से 4 साल पर्सपेक्टिव से अगर कोई इसे बाय करना चाहे तो हमें लगता है इसमें अच्छा गेन मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने की राय यहाँ पर संजय की तरफ से आती हुई दिखी। शुक्रिया गौरव और संजय, आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालकर सीसीडी के आईपीओ पर अपनी राय
हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार इस बीच कमजोर जरूर है, लेकिन 8100 के लेवल को होल्ड करता हुआ निफ्टी और हरे निशान लाने की कोशिश भी करता हुआ। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। सोना हमने देखा आज सुबह से ही अच्छी खासी चमक दिखा रहा है। वहां पर भारतीय बाजार में ओपनिंग ट्रेड क्या हो, कच्चे तेल में क्या हो रणनीति, इस सब पर रहेगी नजर कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग के साथ। और हमारे साथ है इसी पर एक चेक लेने के लिए, उसी पर पहले नजर रखने के लिए प्रियंका संभा। कमोडिटी बाजार में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दबाव देख रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने में देरी के अनुमान से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। कॉमेक्स पर ये $1170 के ऊपर कारोबार कर रहा है। दरअसल यूएस फेड के कई सदस्यों ने इस साल वहां ब्याज दरों में बढ़त की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में डॉलर पिछले 3.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अगले साल कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने का अनुमान जताया है। आईईए के मुताबिक ईरान पर से आर्थिक पाबंदी हटने के बाद दुनिया में क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी। इस बीच इराक भी क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। कॉपर में हम एलएमई में दबाव देख रहे हैं, लेकिन भारतीय कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। देखते हैं किन स्तर पर खुलते हैं आज भारतीय बाजार। सबसे पहले सोने की बात, चमक तेज होती हुई 27,119 के भाव को पार कर रहा है। सोना अच्छी खासी बढ़त के साथ आज ओपन हो रहा है। सोना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम इसे ऊंचाई छूते हुए देख रहे हैं और यहां पर भी वही हाल है। चांदी भी महंगा होते हुए तेजी के साथ कारोबार 37,424 पर कारोबार कर रहा है। सिल्वर क्रूड की बात की जाए तो यहां हमें दबाव दिख रहा है। जिस तरह के सप्लाई कंसर्न्स बरकरार है, 3044 का भाव क्रूड एमसीएक्स ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट के साथ क्रूड एमसीएक्स आज खुल रहा है। नेचुरल गैस भी दबाव के साथ 163 रुपए 30 के साथ खुलता हुआ नेचुरल गैस। कॉपर में तेजी 347 रुपए 85 पैसे का भाव कॉपर में नजर आ रहा है। इसी के साथ कुछ और मेटल पर नजर डालते हैं। निकल में भी आज हम तेजी के साथ शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। 683 रुपए का भाव निकल में है। एल्यूमिनियम दबाव के साथ खुल रहा है। 101 रुपए 75 पैसे के साथ एल्यूमिनियम की शुरुआत हो रही है आज के कारोबार में। लेड में भी दबाव है। 115 रुपए 35 पैसे का भाव लेड दिखा रहा है अभी फिलहाल। जिंक में भी हम देख रहे हैं दबाव के साथ शुरुआत होते हुए 117 रुपए का भाव। सोया ऑयल लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। 636 रुपए 5 पैसे के भाव के साथ खुल रहा है सोया ऑयल। वही क्रूड पाम ऑयल की अगर बात करें तो यहां में तेजी देखने को मिल रही है। 435 रुपए 10 पैसे के भाव के साथ क्रूड पाम ऑयल की ओपनिंग हो रही है। सोयाबीन में भी तेजी 3,955 का भाव सोयाबीन में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। शुरुआती ट्रेड में मस्टर्ड सीड भी 4,925 के साथ तेजी के साथ खुलते हुए आज के बाजारों में। चने में तेजी बरकरार 5,180 का भाव। सामने है गेहूं, ये भी आज हरे निशान पर ही खुल रहा है। तो कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी हम नजर डाल लेंगे, लेकिन उससे पहले शुगर को देखिए। अभी कोरिएंडर में हम देख रहे हैं 12,060 का भाव। धनिया तेजी के साथ खुल रहा है और जीरा भी 16,425 के साथ तेजी के साथ खुलते हुए। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी बाजार के खुलते ही जियो फिनकॉम ट्रेड के वैभव चुड़ासमा। नमस्ते वैभव, 3 महीने की ऊंचाई पर हमें सोना दिख रहा है, क्या करें इस लेवल पर, क्या सलाह होगी सर आपकी तरफ से? हाँ, कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद हमने जैसे देखा कि गोल्ड में एक अच्छी रैली आई थी। आज भी गोल्ड अच्छे लेवल्स पे, ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल में 1172 पे ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट $4 to $5 पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि गोल्ड में रैली कंटिन्यू रहेगी टिल 1190 लेवल तक। और सिल्वर में अगर बात करें तो 15.60 का जो कल सपोर्ट लिया था वहां से बाउंस बैक देखने मिला है। अभी ऑलमोस्ट $16 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू हो सकती है $16.40 तक। अगर सीएफटीसी लेवल की सीएफटीसी की पोजीशन की बात करें पिछले वीक की, तो स्पेकुलेटर्स यानी कि हेज फंड और मैनेज मनी ने अपने पोजीशन बढ़ा दी थी और ओपन इंटरेस्ट भी हमने बढ़ते हुए देखा था। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि गोल्ड सिल्वर में ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन कंटिन्यू हो रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में और इंट्राडे में दोनों में मुझे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बाई की सलाह हम देंगे। गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 27,150-140 की रेंज में बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 27,000 का और टारगेट 27,380 का पकड़ के चल सकते हैं ट्रेडर्स।
ओके, तो सोने और चांदी दोनों में आप बाय की सलाह दे रहे हैं। आप जो लेवल सजेस्ट कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति रखेंगे कि जो आईए की जो रिपोर्ट आ जाने वाली जिसका इंतजार है, इसके बाद आप किस तरह के मोमेंटम की उम्मीद रख रहे हैं और क्या करेंगे कच्चे तेल में? पिछले वीक तक हमने कच्चे तेल में एक अच्छा खासा उछाल देखा था। $49 क्रॉस करके कच्चा तेल $51 तक WTI एक बाउंस दे रहा था, मगर उसके बाद जो मंडे को ओपेक की एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी जिसमें उन्होंने बताया कि उन लोग का ऑयल प्रोडक्शन लेवल था वो बढ़ के आया सितंबर मंथ में, बट दे आर ऑल्सो फोकास्टिंग दैट 2016 में उनका ऑयल आउटपुट ड्रॉप हो सकता है, विच इज फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 8 years। तो ये कहीं ना कहीं एक क्रूड एक अपना ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने करेक्शन देखा था। बट टेक्निकली अगर लेवल्स की बात करूँ तो $45.20 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो क्रूड होल्ड करेगा और वापस बाउंस बैक दे $49 तक। तो यहाँ पे मेरी MCX में क्रूड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 3060 लेवल, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3000 और टारगेट रहेगा 3140। वैभव, बेस मेटल्स में आपकी नजर कहाँ है? इंटरनेशनली हम काफी प्रेशर में देख रहे हैं मेटल्स को। आप बेस मेटल्स में क्या देख रहे हैं? किस कमोडिटी पर रहेगी आपकी नजर? बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि लेड और जिंक में अच्छा खासा तेजी आया था लास्ट वीक और ये वीक में भी अर्ली मंडे तक, बट उसके बाद लेड जिंक में हमने एक दबाव देखा था। कॉपर और निकल की बात करें तो रेसिस्टेंस लेवल टेक्निकली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे मेरे कॉपर में एक शॉर्ट की सलाह रहेगी अराउंड 347, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 351.80 और टारगेट रहेगा 341 का। शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियोफिन कॉमट्रेड के वैभव चुड़ासमा हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के कुल किन लेवल्स पर रखे नजर, इस पर सलाह देते हुए एक नजर डाल लेते हैं एग्री कमोडिटी में कहां जानकारों को दिख रहे हैं कमाई के मौके। एनसीडीएक्स पर 700 नवंबर वायदा 4,960 रुपए पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ऊपर में भाव 5,060 रुपए तक जा सकता है। इस सौदे में आपको 4,930 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपको बता दें कि सरसों इस समय रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। दूसरी कमोडिटी जीरा, इसके भी नवंबर वायदे में 16,700 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट 17,100 रुपए का मिल सकता है और इस सौदे में 16,500 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको दिन भर देते रहेंगे। ये तो हाल था जब कमोडिटी बाजार खुले हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का और आगे सौदा आपका लेकर हम हाजिर रहेंगे। अपने दर्शकों के शेयरों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट।